हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको पॉइंट के साथ साथ ये भी बताती जाऊंगी कि इसमें कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं और कैसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट इसमें लिखा है, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस could be observed only at very low pressure and at very high voltage। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमें गैसेस के थ्रू कब दिखता है? सिर्फ लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर। इस कंडीशन में ही हम उसे देख सकते हैं, नहीं तो हम उसे नहीं देख सकते इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, when cathode rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot on the coating is developed। इसका मतलब है, जब कैथोड रेस को एनोड से पास करते हैं और जब वो स्ट्राइक करती है जिंक सल्फाइड की कोटिंग को, तो एक ब्राइट स्पॉट डेवलप होता है। इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि किस चीज़ की कोटिंग होती है जिसमें ब्राइट स्पॉट डेवलप होता है? तो किस चीज़ की कोटिंग होती है? जिंक सल्फाइड की। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, द कैथोड रेज आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम एन कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। कैथोड रेज कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करती है? कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है, जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती हैं तो कैथोड रे कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। और अगर ये दोनों फील्ड होती हैं और परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, तो भी कैथोड रे ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सिक्स पॉइंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, suggesting that cathode ray consists of negatively charged particles called electrons। तो इसमें आधा पॉइंट तो वही था जो मैंने अभी ऊपर समझाया, और आधे में ये लिखा है कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की होती है। कैथोड रे में कैसे पार्टिकल्स होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड। उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सेवन पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इसका मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक जो होती है कैथोड रे की, वो किस पे डिपेंड नहीं करती? मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करती है। और नेचर ऑफ गैस एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, और किस पे डिपेंड नहीं करती? नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब में भी उस पर भी डिपेंड नहीं करती। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे किन दो चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है? मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोड कैथोड रे ट्यूब। ये पॉइंट्स एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है। और इसमें आगे लिखा है सेवन पॉइंट में ही, दस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही बेसिक कंस्टिट्यूएंट है सारे ही एटम्स के, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का एटम हो। एट पॉइंट है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर द मैग्नीट्यूड of the charge on the particle, greater is the interaction with the electric or magnetic field and thus greater is the deflection। जितना ज़्यादा चार्ज बाय मास रेशियो होता है उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। नाइन पॉइंट है, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। और किस पे डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है? पार्टिकल के मास पर भी। एक चार्ज पे डिपेंड करता है और एक मास पे डिपेंड करता है। अगर जितना लाइट होगा पार्टिकल उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई लाइट चीज़ है तो आप उसे ज़्यादा दूर फेंक पाएंगे, उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा अपने पाथ से, है ना। आप एक कॉटन की बॉल को गिराएंगे तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, और अगर आप जिस पाथ पे आप उसे फेंकना चाहते हैं उस पे ना जाके वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करेगी एक आयरन बॉल के मुकाबले। 10th पॉइंट है, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। इसका मतलब है कि डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का अपने ओरिजिनल पाथ से बढ़ता ही जाएगा। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाए, इलेक्ट्रोड के अक्रॉस वाले वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते जाए, तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता ही जाएगा अपने ओरिजिनल पाथ से। और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर कैसे? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन बढ़ाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा अपने ओरिजिनल पाथ से। 11th पॉइंट है, ई बाय एम ई इज 1.758820 × 10⁻11 कूलम पर kg फॉर कैथोड रेज। ई बाय इलेक्ट्रॉन
चार्ज बाय मास रेशियो क्या है कैथोड रे के लिए 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ये किसके जैसा है इलेक्ट्रॉन के जैसा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि कैथोड रे में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 12 पॉइंट है वेर ई एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें वही लिखा है ऊपर एम ई किससे डिनोट किया गया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि केजी में है, और ई क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलम। ई क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और इलेक्ट्रॉन वो भी कूलम में। 13 discovery of protons and neutrons. Unlike cathode rays, the positively charged particle depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि कैथोड रे में है उसमें तो डिपेंड नहीं कर रहा था नेचर ऑफ गैस पे, पर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे कैथोड रे ट्यूब में अगर हम उसे पास करेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ गैस पे वो डिपेंड करेंगे, और वो नेगेटिव चार्ज वाले डिपेंड नहीं कर रहे थे। दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयन। ये क्या है सिंपली पॉजिटिव चार्ज गैशियस आयन्स है, ठीक है। 15th, the charge to mass ratio of the particle of anode rays is found to depend on the gas from which these originate. The charge to mass ratio of the particle of anode rays, चार्ज बाय मास रेशियो जो है पार्टिकल का जो एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोल रहे हैं हम एनोड रेज, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब की बात हुई है ऊपर वाले पॉइंट में, आप कंफ्यूज मत होना। एनोड रे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज वाली को, कैथोड रेज बोलते हैं नेगेटिव चार्ज वाली को। इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि वो इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट, वो उस गैस पे डिपेंड करती है जिससे वो ओरिजिनेट हुई है। ये अपन ने ऊपर ही पढ़ा था नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है पॉजिटिव वाली, इसमें भी वही लिखा है। 16th point, the smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton. स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन कहाँ से मिला अपन को हाइड्रोजन से, और उसको क्या बोलते हैं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए चैडविक में, बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद बाय अल्फा पार्टिकल्स। कैसे उससे डिस्कवर किए बम्बार्ड किया उससे थिन शीट ऑफ बेरिलियम को, किससे अल्फा पार्टिकल से। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, ये छोटा सा यहाँ पे एक टेबल बना रखा है इसे पढ़ लेते हैं। नेम, पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है ई, उसका एब्सोल्यूट चार्ज कूलम में क्या है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। रिलेटिव चार्ज इसमें -1। मास पर केजी क्या है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। मास यू में कितना है, यू क्या था यूनिफाइड मास जो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था 0.00054 है इलेक्ट्रॉन के लिए। अप्रोक्सीमेट मास इसका 0 है यू में, ठीक है। दूसरा देखते हैं प्रोटॉन के लिए सिंबल क्या है पी। एब्सोल्यूट चार्ज इसका है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। रिलेटिव चार्ज है +1। मास पर केजी में है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। ये इलेक्ट्रॉन से हैवियर है, ठीक है। और इसका मास यू में क्या है 1.00727। अप्रोक्सीमेट मास है इसका 1। नेम न्यूट्रॉन, इसका सिंबल है एन। एब्सोल्यूट चार्ज इसका 0, रिलेटिव चार्ज भी 0। मास क्या है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। इससे अपन को पता चलता है सबसे ज़्यादा हैवी कौन है न्यूट्रॉन और सबसे ज़्यादा लाइट कौन है इलेक्ट्रॉन। मास इसका यू में कितना है 1.00867 और अप्रोक्सीमेट मास है 1। पॉइंट नंबर 18, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम किसने दिया था जे थॉमसन ने। इन 1898 प्रपोज दैट एन एटम possesses a spherical shape। इन्होंने क्या बताया था कि एटम का क्या है स्फेरिकल शेप होता है जिसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल, फॉर एग्जांपल प्लम पुडिंग। इसको इस मॉडल थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया, रेजिन पुडिंग भी बोला गया और वाटरमेलन भी बोला गया। 20 नंबर का पॉइंट, एन important feature of this model is that the mass of atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। इसका ये important feature क्या था इस मॉडल का कि हमने ये इन्होंने ये अज्यूम कर लिया था कि मास एटम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में। जैसे वाटरमेलन में अपन देखते हैं उसे काटते हैं तो सब जगह मास होता है थोड़ा थोड़ा, पर ऐसे असल में तो नहीं होता जैसा कि अभी अपन करेंटली मानते हैं। पॉइंट नंबर 21,
विलियम रोहिंगटन 1845 टू 1923। इन्होंने इन 1895 में क्या बताया था, शोड दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ मटेरियल इन अ कैथोड रे ट्यूब्स प्रोड्यूस रेज व्हिच कैन कॉज फ्लोरेसेंस इन अ फ्लोरेसेंट मटेरियल प्लेस्ड आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब। इन्होंने क्या बताया था कि अगर अपन कोई मटेरियल इन्होंने ये बताया था कि कोई मटेरियल को अगर स्ट्राइक करेगी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रे ट्यूब में, तो वो उससे क्या होगा, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगा। फ्लोरेसेंस मतलब चमक प्रोड्यूस होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 22, एक्स रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरे किससे डिफ्लेक्ट नहीं होती, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। एंड हैव अ हाई पेनिट्रेटिंग पावर, और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए अपन इसे काहे में यूज़ करते हैं, एक्सरे। अपन मेडिकल में इसका बहुत यूज़ होता है, पता ही होगा। फिर 23 नंबर का पॉइंट, एक्स रेज आर द वेरी शॉर्ट वेव आर ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है। वेवलेंथ छोटी होती है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा है, ठीक है। एंड पजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ही पूछ सकता है, लेकिन एक्सरे कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या और भी ऑप्शंस देकर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Point number 24, Rutherford found that alpha rays consist of high energy particle carrying 2 units of पॉजिटिव चार्ज। रदरफोर्ड ने क्या देखा था कि अल्फा रेज जो होती हैं उनकी हाई एनर्जी होती है, उनमें क्या होती है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, और उसमें 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं। दो यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ई। स्मॉलेस्ट यूनिट किसको बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बोलते हैं, तो इसमें 2 यूनिट बोला है तो 2 ई का चार्ज होगा इसमें, ठीक है। और 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का मास है उसका 4 टाइम्स मास, ठीक है। अल्फा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियर, अल्फा पार्टिकल क्या है, बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियस है वो, ठीक है। पॉइंट नंबर 25, बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स। बीटा रेज क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सिमिलर किसके जैसे है, वो इलेक्ट्रॉन्स के जैसे है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 26, द गामा रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशन। गामा रेज क्या है, हाई एनर्जी रेडिएशन है, उसमें पार्टिकल्स नहीं होते, वो रेडिएशन होती है वो, ठीक है। लाइक एक्सरे, जैसे एक्सरे है वैसी ही गामा रेज होती है। आर न्यूट्रल इन नेचर, ये कैसी है, न्यूट्रल नेचर में। अल्फा कैसी है, पॉजिटिव है, आपने ऊपर देखा अल्फा कैसी है, पॉजिटिव चार्ज वाली है, 24 पॉइंट में लिखा है पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद 25 में लिखा है बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज है, और गामा रेज कैसी है, न्यूट्रल होती है। एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, डू गामा रेज में क्या नहीं होते, पार्टिकल्स नहीं होते हैं। फिर पॉइंट नंबर 27, एज रिगार्ड्स पेनिट्रेटिंग पावर, अगर पेनिट्रेटिंग पावर के रिगार्ड्स में देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल लीस्ट है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल लीस्ट है, फॉलोड बाय बीटा। उसमें उसको उसके बाद कौन है, बीटा, ठीक है। 100 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा, अल्फा से ज़्यादा पावर, पेनिट्रेटिंग पावर किसमें है, बीटा में, 100 टाइम्स ज़्यादा है। और गामा रेज में क्या है, 1000 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा। अल्फा से अगर कंपेयर करें, अल्फा सबसे कम है, उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा किसमें, बीटा में। अल्फा से कितनी ज़्यादा है, 100 टाइम्स ज़्यादा है। और फिर गामा में अल्फा से 1000 टाइम्स ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है। 28 नंबर का पॉइंट, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इट वाज ऑब्जर्व दैट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। उन्होंने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल आधे से ज़्यादा गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड चले गए। अनडिफ्लेक्टेड चले गए मतलब उस चीज़ को किसी ने नहीं रोका, उसमें कोई अपोजिशन में फोर्स नहीं लगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, और कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए छोटे एंगल से, और बहुत ही कम। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली 1 in every 20,000 बाउंस्ड बैक। हम ऐसा देख सकते हैं कि सबसे बहुत ही कम, जैसे कि 20,000 में से कोई एक बाउंस बैक हो गया, दैट इज वर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री, जो कि अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस आ गया। ऐसे कौन थे, बहुत ही कम थे। कुछ थे जो कि छोटे एंगल से डिफ्लेक्टिव, और बहुत ही कम थे, अप्रोक्सीमेटली 1 in every 20,000, जो कि 180 से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है।
फिर 29 का पॉइंट क्या है, रदरफोर्ड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि आधे से ज़्यादा स्पेस एटम में एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि उसको किसी अपोजिशन में कोई फोर्स ही नहीं लगा, तभी तो उन्होंने किसी वो अल्फा पार्टिकल किसी ने रोका ही नहीं, है ना। आगे क्या लिखा है, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड नंबर का पॉइंट क्या है, अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ ही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। थर्ड पॉइंट क्या है, द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। कि इनका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का, वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कंसेंट्रेटेड होगा, तभी उन्होंने उसने बहुत ही बहुत ही कम नंबर के अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट किया। अगर वो ज़्यादा नंबर में फैला होता है तो ज़्यादा जगह पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है और वो ज़्यादा अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है, पर ऐसा नहीं हुआ, उसने कम ही को डिफ्लेक्ट किया। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो बहुत कम ही जगह में है, इसीलिए वो कम ही अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर पाया। Point number 30, calculations by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligible. Calculation जो किए थे रदरफोर्ड ने, उससे क्या पता चलता है कि वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया है न्यूक्लियस ने, वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। अगर वॉल्यूम ऑफ एटम के कंपैरिजन में देखें, एटम तो खुद ही कितना छोटा होता है, उससे भी कंपेयर करें एटम से, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ही छोटा है, इतना कि नेग्लिजिबल है वो। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 31, रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। फिर 32 पॉइंट में क्या लिखा है, एट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसका मतलब z क्या होता है, z नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है उसको किससे दिखाते हैं अपन, z से, जिसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। या फिर क्या बोल सकते हैं, और क्या है इसकी डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम, या फिर न्यूट्रल एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का नंबर क्या है, सेम ही आता है, इसलिए कुछ भी डेफिनेशन चल जाती है। फिर 33 नंबर का पॉइंट, मास नंबर। मास नंबर क्या है, ए से डिनोट करते हैं अपन उसको, और वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है मास नंबर। पॉइंट नंबर 34, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार्स आर द एटम विद सेम मास नंबर। आइसोबार वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, पर उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखा है, C14 और C6 और ऊपर क्या है 14 और N7 और 14, 14 इसका मास नंबर सेम है। आइसोबार्स, आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है पर एटॉमिक नंबर अलग हो सकते हैं, इसमें कार्बन में 6 है और नाइट्रोजन में 7 है। एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर एटॉमिक मास अलग अलग होता है, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम D12, और D12 कितना परसेंट होता है, 0.015%, और ट्रीटियम कितना होता है, T13 आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये किसके आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 38, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर। जितने भी आइसोटोप्स होते हैं किसी एक एलिमेंट के, वो सारे सेम ही केमिकल बिहेवियर दिखाते हैं, केमिकल नेचर सबका सेम होता है। 39 पर नंबर का पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑलवेज गिवन बाय ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा कैसे दिखाते हैं, ए माइनस जेड। ए क्या था, मास नंबर, जेड क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर से अगर अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर यहाँ फॉर्मूला था ना पॉइंट नंबर 33 में, मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर ए में से अगर अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वही लिखा है। पॉइंट नंबर 40, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड के मॉडल के, तो रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड का मॉडल स्टेबिलिटी ही नहीं बता पाया था, एटम की, एटम स्टेबल कैसे है। ठीक है। फिर 41 नंबर क्या है, अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट से नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ कहता ही नहीं था, इसलिए ये भी उसका एक ड्रॉबैक बन गया। फिर 42,
42 क्या है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल मूव अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर प्रोड्यूस। अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव होगा अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है उसमें, ठीक है। या फिजिक्स में ही पढ़ेंगे 43 नंबर का पॉइंट। 44 the oscillating electric and magnetic fields produced by oscillating charged particles are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation। यह मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑसिलेट कर रही हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो बीच में जो चार्ज जाएगा उसका भी प्रोपोगेशन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जो और अगर अपन दूर से देखें तो ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। वो परपेंडिकुलर जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो परपेंडिकुलर जाएगी इन दोनों के और स्ट्रेट लाइन में जाएगी। 45 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो वैक्यूम में भी मूव कर सकती है, ठीक है। 46 नंबर का पॉइंट, द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10 to the power 15 हर्ट्ज इज इज ऑर्डिनरली कॉल्ड विजिबल लाइट। कितने फ्रीक्वेंसी तक की लाइट को विजिबल लाइट बोलते हैं? 10 to the power 15 हर्ट्ज तक के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाता है। 47 द फ्रीक्वेंसी लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? मैंने तो एफ से डिनोट करके यहाँ ये वाला फॉर्मूला लिखा है, नहीं तो म्यू वाला फॉर्मूला भी एक होता है जो साइड में लिखा हुआ है। सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। और सी क्या है? स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये एक इक्वेशन ये तो पता ही होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आती है फिजिक्स में। अगला पॉइंट देखते हैं, द वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? वी के ऊपर बार। वी के ऊपर बार, इसका क्या मतलब होता है? 1/लैम्डा को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। 1/वेव लेंथ को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ। इट इज इसको कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ वेव लेंथ, एक लेंथ में कितनी वेव लेंथ आई है उससे डिफाइन करते हैं। इट्स यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। मैंने बताया था 1/लैम्डा, तो इसकी यूनिट क्या होती है? वेव लेंथ की यूनिट की रेसिप्रोकल होती है, दैट इज पर मीटर। यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम दे रखा है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तो। 49 नंबर का पॉइंट क्या है? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आपको पता है ना लाइट के डुअल नेचर होते हैं, पार्टिकल भी और वेव भी, तो ये पार्टिकल नेचर की बात अब करेगा। पार्टिकल नेचर में क्या क्या आता है? एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फिजिक्स में, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है, इसको अपन किससे एक्सप्लेन करते हैं? वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू बन गया कि वेव नेचर किन किन को मतलब किन किन के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए। डिफ्रैक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरफेरेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। Point number 51, some of the observation which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory in 19th century physics known as classical physics। कौन कौन से फिनोमेना अपन वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो चीज़ अपन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो अपन किससे एक्सप्लेन करेंगे? पार्टिकल नेचर से। कौन कौन से थे वो? पहला देख लेते हैं, द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाए वेव नेचर से। और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट। जब रेडिएशन स्ट्राइक करती है मेटल की सरफेस को तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाते हैं? ये फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, पर इसको भी अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वेव नेचर से। The ideal body which emits and absorbs radiation of all frequency is called black body। एक आइडियल बॉडी तो कोई होती नहीं है, पर अगर अपन ऐसा माने, अज्यूम करें कि एक आइडियल बॉडी है जो कि एमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है सारी रेडिएशन को सारी फ्रीक्वेंसी पे, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ऐसी बॉडी जो रेडिएशन को एमिट करती है उसे क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 53, द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एमिटेड रेडिएशन की? दैट इज इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर।
ये किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? एमिटेड रेडिएशन की सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। पॉइंट नंबर 54 देखते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीज विद डिक्रीज इन वेवलेंथ। इंटेंसिटी रेडिएशन की क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम होगी तो मतलब एनर्जी बढ़ेगी। पर एक और फैक्टर क्या है? टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग विद फर्दर डिक्रीज इन वेवलेंथ। पॉइंट नंबर 55 क्या है? Planck suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities किससे and not in a continuous manner। जो प्लैंक था उसने क्या सजेस्ट किया? एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो एमिट कर सकते हैं या फिर एब्जॉर्ब कर सकते हैं एनर्जी को। कैसे? अलग अलग डिस्क्रीट क्वांटिटीज में, पर कंटिन्यूस मैनर में नहीं कर सकते, मतलब एक के बाद एक नहीं कर सकते, ठीक है, पैकेट्स में एब्जॉर्ब करते हैं। प्लैंक गेव द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। प्लैंक ने क्या नेम दिया? क्वांटम। किसको? स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को क्या नेम दिया? क्वांटम। दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में जिसको एमिट कर सके या एब्जॉर्ब कर सके, उस एनर्जी की यूनिट का स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या नाम दिया? क्वांटम। किसने? प्लैंक ने। Point number 57, the energy E of the quantum of radiation is proportional to its frequency V. E is equal to hv. H is known as Planck's constant. ये एनर्जी का फॉर्मूला E is equal to h into mu. H क्या है? Planck's constant, और उसकी वैल्यू क्या है? 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, ठीक है। Point number 58, Planck was able to explain the distribution of intensity in radiation from the black body as a function of frequency or wavelength at different temperature. Planck ने ही इसको explain किया था। ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ और डिफरेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 59, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक current were ejected when certain metal, for example potassium, rubidium, cesium etc. were exposed to a beam of light। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स मेटल ले सकते हैं? ये इसका भी एक एमसीक्यू बन सकता है। ये तीनों दे देगा और ऑल ऑफ दीज लिख देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा ज़रूरी कौन सा एलिमेंट मेटल ले सकता है अपन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो आपको ऑल ऑफ दीज लगाना पड़ेगा आंसर। Point number 60, the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन वैसे ही तुरंत इजेक्ट हो जाते हैं जैसे ही बीम ऑफ लाइट मेटल सरफेस पे पड़ती है, और एक जैसे ही पड़ी तुरंत बिल्कुल क्या बोलते हैं, मिली सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें लिखा हुआ है देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट नंबर 61 क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी के। कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी या कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है लाइट की, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Point number 62, for each metal there is a characteristic minimum frequency V0, also known as threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed। हर मेटल के लिए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता वो मेटल, ठीक है। पॉइंट नंबर 63 में क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड। काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ती जाती है? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? बढ़ती जाती है। ये फॉर्मूला पता है आपको? 64 नंबर पे जो लिखा है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 MEV²। जो ये वी लिखा हुआ है, ये पहला वाला 64 के जस्ट बाद ये वाला वी, ये वी नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, विच इज इक्वल टू एच इंटू वी 0। न्यू ज़ीरो को क्या है? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी अपन ने इंसिडेंट कराई है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये हाफ एम ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये V² क्या है? वेलोसिटी। ये तो पता ही है आपको, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला। पॉइंट नंबर 65 क्या है? द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट दैट वी कैन सी द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट दैट वी कैन सी रेंज फ्रॉम वॉयलेट से लेके
रेड तक। उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। सच अ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि इसको अपन देख सकते हैं कंटिन्यूअस इस फ्रीक्वेंसी से लेके 7.50 इंटू 10⁻14 से लेके 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक अपन कंटिन्यूअस देख सकते हैं।